इस वीडियो में कक्षा 11वीं भूगोल का वार्षिक महत्वपूर्ण प्रश्न का सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पर, जो वार्षिक परीक्षा के लिए उपयोगी है। जैसा कि बताया गया कि समय 3 घंटे का और पूर्णांक 70 का, और इसमें निर्देश दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है और आवश्यकता अनुसार रेखा चित्र बनाइएगा। जो प्रश्न में लगता है कि रेखा चित्र बनाना है, डायग्राम बनाना है, तो उसको बनाना है। और प्रश्न क्रमांक जो 10 हो गया, 15, 16, 18 और 22 में आंतरिक विकल्प दिया गया है। मतलब ये बताया गया है कि इसमें अथवा भी है। 2 प्रश्न में से एक प्रश्न को आपको चुनना है जो आप जानते हैं। अगला दिया है, चौथा यह है कि जो दृष्टि बाधित है, जो देख नहीं पाते, वो मानचित्र अंकन या रेखा चित्र ना बनाए। उसके आधार पर वो क्या कर सकते हैं, विशेषताओं को लिख सकते हैं। लिखने वाला कार्य दिया गया है। या जो श्रवण बाधित छात्र जो हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के उत्तर व्याख्या एवं वर्णन के स्थान पर केवल बिंदुवार लिखेंगे। जो श्रवण बाधित छात्र जो हैं वो पॉइंट को बस लिखेंगे, डील नहीं करना है उनको दीर्घोत्तरीय प्रश्न का। निर्देश दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 7 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक आवंटित है। तो आपको यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से 7 तक कितने अंक के हैं? 1 अंक के हैं और ये वस्तुनिष्ठ हैं। इसमें जो भी शब्द सीमा होगी 20 के आसपास शब्द सीमा होगी, 20 शब्दों का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण तो है, क्योंकि इन चट्टानों की रचना अत्यंत तप्त पदार्थ या लावा अग्नि से हुई है, इसलिए इन्हें आग्नेय चट्टान कहा जाता है। आग्नेय चट्टान को ही मूल चट्टान या प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। और आग्नेय चट्टान का महत्वपूर्ण उदाहरण ग्रेनाइट और गेब्रो है। तो यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा उदाहरण को। ग्रेनाइट और गेब्रो आग्नेय चट्टान है, और आग्नेय चट्टान को ही मूल चट्टान या प्राथमिक चट्टान या हम बोल सकते हैं प्राइमरी चट्टान भी कहते हैं। और इसकी प्रकृति काफ़ी अधिक कठोर होती है और लचीली नहीं होती। अगला प्रश्न देखते हैं कि आपकी दृष्टि में विलयन क्या है। तो इसका आंसर संक्षेप में यही होगा कि विलयन को हम सलूशन, संक्षारण या घोलीकरण नाम से भी जानते हैं। जल के संपर्क में आने वाली जो चट्टान के घुलनशील पदार्थ घुलकर चट्टान से अलग हो जाती है तथा जल के साथ मिलकर प्रवाहित होने लगती है। यह क्रिया चूना बहुल्य प्रदेशों में अधिक होती है। तो हम ये बता सकते हैं कि जो विलयन जो होता है वह चट्टानों के घुलने से और घुलकर जल में मिल जाने से, तो यह प्रक्रिया विलयन कहलाती है। अगला प्रश्न है, धाराएं किसे कहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, समुद्र में जो धाराएं, आपको पहले चित्र में समझना होगा। महासागरीय जल निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा में निरंतर तीव्र गति से आगे की ओर प्रवाहित होती है। देखिए इसमें नी वाला वर्ड है, मतलब महासागरीय जल निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा में निरंतर तीव्र गति से, तो यहाँ ट्रिपल एन है, मतलब ट्रिपल एन, नी, निश्चित सीमा, निश्चित दिशा और निरंतर तीव्र गति से आगे की ओर प्रवाहित होती है, वही धारा कहलाती है। जी हाँ, धारा की जो गति होती है प्रवाह से अधिक होती है। चौथा प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कोई 2 नदियों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा जो आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है। डायग्राम में जो बंगाल की खाड़ी है उस पर गिरने वाली कोई 2 नदियों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर पहला ब्रह्मपुत्र, गंगा, महानदी, गोदावरी और कावेरी हैं। इनमें से आप कोई 2 नाम लिखिएगा। अगला प्रश्न आता है, पंजाब के नाम की सार्थकता सिद्ध कीजिए। जैसा कि हमको पता है कि 2 नदियों के बीच जो क्षेत्र होता है उसे दोआब कहते हैं। उसी प्रकार भारत और पाकिस्तान का जो सीमावर्ती क्षेत्र आता है, जहाँ पाकिस्तान में तो एक पंजाब प्रांत है और भारत में भी एक पंजाब प्रांत है, तो हम देख सकते हैं कि जो वास्तविकता ये है कि जो सिंधु की जो अपवाह तंत्र है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इन 5 नदियों का जो संगम क्षेत्र है, दोआबी क्षेत्र है, वह क्षेत्र पंजाब की उपमा से अलंकृत है,
या पंजाब कहलाता है। यहाँ पर पंजाब शब्द का अर्थ है कि 5 नदियों का दोआबी क्षेत्र को पंजाब कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है भूस्खलन से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर होगा भूस्खलन या लेट स्लाइडिंग एक वैज्ञानिकी घटना है। जी हाँ, धरातली हलचलों जैसे कि जो पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहना इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। भारी वर्षा तथा बाढ़ या भूकंप के आने से भूस्खलन या लेट स्लाइडिंग हो सकता है। तो ये प्राकृतिक घटना होती है, मगर इसमें मानवीय कारक भी जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है, तो इसका आंसर होगा कि जो भारत की जो नदी है गंगा, उसका निचला जो मैदान है जिसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार प्रांत आते हैं और ये जो प्रांत बाढ़ से अधिक प्रभावित होते हैं। इसी कारण हम बोल सकते हैं कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं और कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं, क्योंकि बाढ़ के कारण ये हमेशा अपना मार्ग बदल देते हैं। तो कुल मिला के बताया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और अंतिम है असम, इन क्षेत्रों में बाढ़ अधिक आते हैं, मुख्यतः 4 राज्यों में।